मैंने भी सुना है कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई है वहाँ पर और 2 साथी जो हैं गायब हैं, अभी पंडेर साहब ने जो बताया। सो ये सब कुछ जो हो रहा है सरकार बहुत गलत कर रही है। इससे ज़्यादा घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता है। जो किसान अपनी जायज़ मांगों को लेके आपसे बात करने जा रहे हैं, आप उनके साथ में दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं पिछले 3-4 घंटे से यहाँ हूँ और अभी 1 घंटे से बंद है, लेकिन उससे पहले जो गोले बरसाए गए हैं, 200 से 250 गोले बरसाए गए हैं। ये किस तरह का माहौल आप बनाना चाह रहे हैं? एक तरफ सरकार कह रही बात करने की और दूसरी तरफ गोले बरसा रही है, गोलियां चला रही है, लोगों को मार रही है। सो ये तरीका बात करने का नहीं है, ये तरीका सीधा साधा गुंडागर्दी है जो सरकार कर रही है। ये नहीं करना चाहिए। मंत्री ने कहा है कि आज फिर से बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। बात आमंत्रित करने की जरूरत क्या है? क्या ऐसी मांग है जो नाजायज है? कौन सी ऐसी मांग है जो गैर कानूनी या गैर संवैधानिक है? जितनी भी मांगे हैं पूरी तरह से संवैधानिक और पूरी तरह से कानूनी मांगे हैं और सरकार को ये मांगे इनकी तरफ से जाएं, ये कहें, आवाज उठाएं, उससे पहले ही उनको पूरा करना था। क्या मजदूरों के विषय में जो मांगा जा रहा है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मजदूरों का हक होने दे? पहले ही किसानों के लिए जो मांगा जा रहा है क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं उनको दे? जो सरकार अपने यारों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है, वो सरकार इस देश के किसानों को एमपीएस वो नहीं दे सकती, एमएसपी नहीं दे सकती, या इनका कर्जा माफ नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। क्योंकि अगर सरकार जो है नीयत साफ होती तो कब की मांग मान लेती। पर अगर वो सरकार मांगे मानती है, सो अडानी का क्या होगा, अंबानी का क्या होगा, और जो लाखों करोड़ रुपए जो कर्जा ले रखा है विदेशों से, उसका क्या होगा? WTO की जो गुलामी कर रहे हैं, जो विश्व बैंक की गुलामी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा कोष की जो गुलामी कर रहे हैं, वो गुलामी कैसे करेंगे अगर किसानों की मांगे मानेंगे? इनकी नजर किसानों की जमीनों पर है पहले दिन से, क्योंकि उन्हें किसानों की जरूरत नहीं है, मजदूरों की जरूरत नहीं है, उनकी जमीन की जरूरत है। इसलिए सरकार ये मांगे नहीं मानी, तो बात करने की क्या जरूरत है? देखा है मुझे एक साथी, उन्होंने नक्शा दिखाया है, उस नक्शे में ये जो नदी है, इस नदी से तकरीबन 200-250 मीटर आगे जाके तक वहां तक वो पंजाब का बॉर्डर है। सो आप पंजाब के बॉर्डर में घुस के आप बैरिकेड लगा रहे हो, गोले चढ़ा रहे हो, ये सारा का सारा गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम है। और मैं ये मानता हूं कि पंजाब सरकार को इस पर आवाज उठानी चाहिए, इसको लेकर कोर्ट में जाना चाहिए कि अगर तुम गुंडागर्दी कर रहे हो तो अपनी सीमा में करो, यहाँ नहीं। और ये तो वैसे भी नेशनल हाईवे है, कोई खट्टर के बाप का थोड़ी है जो यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं, या मतलब या मोदी के कहने पे लगा रखे हैं। सो आप नेशनल हाईवे को नहीं रोक सकते। जिसका बेटा गया उसका हर्जाना कौन भरेगा? नहीं, हर्जाना मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो अपराध किया गया है यही बहुत जघन्य अपराध है, हत्या है एक दिन दहाड़े। लेकिन अगर कोई भी बात है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए, उस परिवार की पूरी देखरेख, और साथ में जो है उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, 1-1 करोड़ का, जिस परिवार का बेटा गया है, और उसके परिवार के लोगों को जो है नौकरी, सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से भारी संख्या में आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, क्या लगता है एक तरफ सरकार करेगी, हम बात करेंगे, हम किसानों की समस्याओं की जो है समस्या उसको हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हालात है, सरकार समस्याओं को हल नहीं करना चाहती, ये हर किसी को साफ हो जाना चाहिए। मोदी सरकार किसानों की, मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं करना चाहती, उसकी नीयत खराब है। अगर हल करना चाहती तो बातें होती, गोलियां नहीं चलाई जाती, गोले नहीं चलाए जाते, और बात करने के लिए माहौल बनाया जाता है। और माहौल होता है कि आप बैरिकेड हटाओ, आप जो फोर्स लगा रखी है, जो लेके शार्प शूटर बैठे हैं सरकार के, और जो RAF के जो लोग बैठे हैं, आप उन्हें हटाओ, पहले यहाँ से पीछे लेके जाओ और तब बात करो। आप एक तरफ गोली चला रहे हैं, एक तरफ बम पटका रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, आप तो बातचीत कहाँ करना चाहते हैं? आप बातचीत नहीं, मारना चाहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसानों और मजदूरों को कुछ देना नहीं चाहती, उनको खत्म करना चाहती है, इसलिए ये सारी किसान नेताओं से क्या कुछ बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी अभी यहाँ पे आदरणीय पंडेर साहब ही हैं, सरवन सिंह पंडेर साहब, और दलेवाल साहब जो हैं वो खनौरी बॉर्डर गए हुए हैं, और चौधरी हरपाल सिंह जी भी हैं, उनसे भी बात नहीं हो पाई है। सो मैंने कहा है कि हमारी जो भी आपको जरूरत पड़े, जिस तरह से भी, चाहे कानूनी हो या किसी भी तरह की, हम हर पल आपके साथ में हैं। 13 महीने पहले भी हम किसानों के साथ में थे, आज भी किसानों के साथ में हैं, और अंतिम सांस तक किसान और मजदूरों की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सो जैसा वो कहेंगे हम लोग वैसा उनका साथ देंगे। EVM ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ MP ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 24 ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ?
नहीं, पंजाब को बाईपास क्यों कर देंगे? पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? पंजाब इसी देश का हिस्सा है, हरियाणा इसी देश का हिस्सा है ना, तो आप किसी को भी बाईपास कैसे कर देंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि पंजाब के लोग हों, हरियाणा के लोग हों, या देश के किसी भी कोने के लोग हों, किसी प्रदेश के लोग हों, मोदी सरकार को वोटों की जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि वोट तो वो ईवीएम से छाप लेती है। ईवीएम मशीन से जितनी वोट चाहिए वो छाप लेती है। आपके सामने सीधा उदाहरण, अभी 3 राज्यों में जो जीत के आई है, जो जबरदस्ती छीना है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। आप एक चीज देखिए कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है तो 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और जब ईवीएम से सारी गिनती होकर आई है तो बिल्कुल उलट हो गया। कांग्रेस 63 पे आगे सिमट गई और वो 163 से ज्यादा सीटें लेके जो सरकार बना रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सब ये कैसे संभव है कि एक जो बैलेट पेपर से हो रहा है उसमें आपका अता पता नहीं है, और जो ईवीएम से हो रहा है आप जीत कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਤੀਆਂ। देखिए, कार्रवाई वो कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, हमें भी मालूम है। कहीं भी धारा 144 लगा देते हैं, धारा 144 संविधान से ऊपर नहीं है, पर हमें इस बात का डर नहीं है। जैसे यहाँ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को सरकार की इन गोलियों से, गोलों से, तोप तमंचों से कोई डर नहीं है, इसी तरह से हमें भी कोई डर नहीं है, और हम लगातार लड़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईवीएम की लड़ाई को हमने देश के कोने कोने में, हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में हमने पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया। और आप आने वाले समय में देखना, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, 2024 का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो चुनाव नहीं होगा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ किसके? ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दें, और मोदी या उसके बाप के बस की नहीं है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दें। किसी सरकार में या किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दें। मैं जानता हूं कानून क्या है, मैं जानता हूं संविधान क्या है, मैं जानता हूं मेरी ताकत क्या है, और मैं जानता हूं मेरी हद क्या है, सब चीजें जानता हूं। तो मुझे लाइसेंस की परवाह नहीं है, और लाइसेंस अगर नहीं भी रहेगा तो मैं इंसान तो हूं ना, भारतवासी तो हूं ना। मैं लड़ने का अधिकार मुझ पर तब भी था और आज भी है और जीवन भर रहेगा, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मानता हूं कि अगर हालात देश में सही होते, कौन अपने देश को छोड़ के जाना चाहता है? कौन अपने घर को छोड़ के जाना चाहता है? क्योंकि हालात बुरे हैं, हालात इतने बुरे हैं कि हर कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस देश में 81 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, उस देश के हालात आप समझ सकते हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि 13 करोड़ लोगों को, 13.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकाल लिया। सरकार से पूछो, मोदी से यह बात पूछो, अबे जब 2014 में देश में 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते थे, और पिछले 2 साल में नोटबंदी के बाद में और कोरोना के बाद में 23 करोड़ लोग और जुड़ गए, गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गए। कुल 41 करोड़ लोग आज की तारीख में गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जो मापदंड है उसके हिसाब से अगर उसको विश्व बैंक के आंकड़े से आंके तो इस देश में 110 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। ये स्थिति है, और सरकार कह रही है कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अबे जब बाहर निकाल दिया तो 13.5 करोड़ निकल गए, तो आज की तारीख में तो 4.5 करोड़ ही वो होने थे ना गरीब, तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हो आप? ये है सरकार की नीयत। हालात बहुत बुरे हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों पर जीने के साधन नहीं है, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं, नहीं तो कौन जाता है अपने देश को छोड़। सरकार के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो जो सुपरसोनिक वेव्स हैं जो नेवी के पास होती थी, या जो ये ड्रोन्स हैं जो ऑफिशियली कभी किसी पुलिस प्रशासन को दिए ही नहीं गए, वो यूज कर रही है, उसकी अथॉरिटी है सरकार की? कोई अथॉरिटी नहीं है। देश के नागरिकों पर नहीं कर चला सकते। हो सकता है एक्शन, लेकिन एक्शन लेगा कौन? यह है सबसे बड़ी बात। आप अदालत में चले जाओगे, अदालत आदेश भी कर देगी, तब भी अदालत का आदेश पालन कौन करवाएगा? कौन करेगा? चर्चा है कि पॉकलैंड ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ किसानों के खिलाफ 302 ਦੇ तहत ਜਿਹੜੇ मुकदमे हरियाणा और मुकदमे की चिंता ना करो आप, 302 के या जितने के भी मुकदमे हो, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा और देखूंगा कि कैसे आपको सजा करवाते हैं। किसी एक की सजा नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इससे चिंता नहीं करना मुकदमों से, चाहे जितनी भी लाते हैं। किसान की मौत हुई है, इस किसान के लिए तुसी कोर्ट के जरिए कोई कानूनी कार्रवाई करोगे? देखिए, कोर्ट से ज्यादा कोर्ट अगर कर भी देगी, देने वाला कौन है? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को समझो आप। ये कोर्ट का मसला नहीं है, ये सरकार को देना होगा। ये गुंडागर्दी सरकार ने की है, उस परिवार को मुआवजा सरकार की जिम्मेदारी है।
पूरा मुआवजा दे। मेरी नज़र में तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एक परिवार को देना चाहिए। उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और उस परिवार के जो भी बच्चे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी जब तक वो बालिग हो तब तक सरकार को लेनी चाहिए। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਵੀਐਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? बिल्कुल ऐसे होगा कि ईवीएम को अपने गांव-गांव में घुसने मत दो, अभी से ऐलान करो आप। मैं बार-बार कह रहा हूं, अगर ईवीएम रहेगी ये सरकार रहेगी, ईवीएम हटेगी बीजेपी साफ हो जाएगी, मोदी साफ हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। सो किसी भी हालत में न तो हरियाणा में न पंजाब में ईवीएम घुस नहीं जाए, ये रोकना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि देश में कहीं भी ईवीएम घुस नहीं जाए और लोग हमारे कहने के बाद विरोध कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में लोगों को इतना मजबूत कर दे कि वो सड़क पर आकर इसका विरोध करें। 25 तारीख को हम दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे हैं ईवीएम के मसले को ही लेकर। जितनी हमसे हो सकती है कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग साथ दें जब। हरियाणा में ईवीएम मशीन नहीं